नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व पीसीएस में। माय डियर फ्रेंड, दिस इज टारगेट 120 प्लस टेस्ट सीरीज फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और इस पार्टिकुलर टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट है जिसमें हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। आज के इस टेस्ट में एनसीईआरटी क्लास 10th क्लास की ज्योग्राफी को कवर करा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है थ्रू एमसीक्यू। इसमें आपको फैक्चुअल एमसीक्यू भी मिलेंगे और एनालिसिस बेस्ड एमसीक्यू भी मिलेंगे। तो इसमें आपकी जानकारी का जायजा भी होगा, मतलब किसी भी विषय वस्तु के बारे में फैक्चुअल जानकारी, इसके साथ साथ आप कितनी गहन जानकारी रखते हो, किसी भी पार्टिकुलर विषय वस्तु को कैसे वर्सेटाइल रूप से एनालिटिकल अप्रोच के साथ अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो, इसकी भी जानकारी का आपको जायजा यहाँ से लेने को मिल जाएगा, ये अवसर मिल जाएगा। तो इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, यदि प्रीवियस 2 एपिसोड आपने मिस किया है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप उसे देख के आप अपने प्रिपरेशन का जायजा ले सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन माय डियर फ्रेंड। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दैट मीन्स गलत है। गलत कथन को आइडेंटिफाई करना है। एक एक करके हम कथन को पढ़ेंगे और डिकोड करते जाएंगे। हमारा पहला स्टेटमेंट है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। ये तो बिल्कुल सही है। देखो, हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, प्रकृति की देन है, ठीक है। लेकिन वो देन संसाधन में तभी परिवर्तित हो पाती है जब मानव इंटरफेरेंस होता है, मानव को जानकारी मिलती है कि हाँ, ये पार्टिकुलर वस्तु जो प्रकृति की देन है, इसके लिए इसकी जो है हमारे जीवन में उपयोगिता है, और उस उपयोगिता को वो कैसे अपने लिए लाभ के रूप में रूपांतरित करता है। एक तो उसके पास तकनीक होनी चाहिए और साथ में पैसा वगैरह सब होने चाहिए। तो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, संसाधन प्राकृतिक उपहार नहीं है। पहले स्टेटमेंट को जब मैं डिस्क्राइब कर रहा था तभी बता दिया था कि कोई भी वस्तु जो प्रकृति में उपलब्ध है वो डायरेक्ट संसाधन नहीं हो सकती। वस्तुएं हो सकती हैं कि वो प्रकृति की देन है, लेकिन संसाधन मानव निर्मित है। कोई भी वस्तु तभी संसाधन के रूप में कन्वर्ट होता है जब उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है और उसे उपयोग करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी और पैसा दोनों उपलब्ध हो, तब जाके वो संसाधन में कन्वर्ट होती है। तो ये भी सही है। तीसरा है, संसाधनों का वर्गीकरण केवल उत्पत्ति और सामाप्यता के आधार पर किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। यदि हम देखें तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है कि निजी संसाधन है या सरकारी संसाधन है या मिश्रित संसाधन है, और बहुत सारे अन्य आयाम हैं जिसपे संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है, तो राइट आंसर विल बी हमारा बी। ठीक है, तो पहले जो भी कीवर्ड्स शामिल होते हैं ना, सही नहीं है, गलत नहीं है, उसको डिकोड करके तब आगे बढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। नहीं तो होता क्या है कि आपका साल भर और 1.5 साल का मेहनत क्या हो जाता है, बेकार चला जाता है। यदि 2 घंटे आप फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने किसी भी क्वेश्चन को पढ़ा नहीं तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सतत पोषणीय विकास के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं है। देखो, अब यहाँ पे ये ऐसे प्रकार का प्रश्न है जिसमें आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे जिसमें सारे ऑप्शन आपको एक कुछ हद तक सही लगेंगे, लेकिन जो 100% सटीकता के साथ पूछे गए प्रश्नों के कीवर्ड्स को डिफाइन करता है, उससे संबंध रखता है, उसी को हम सही उत्तर मानते हैं। तो सतत पोषणीय विकास के प्रमुख तत्वों में शामिल है संसाधन विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता है, ताकि वर्तमान जनरेशन को तो मतलब पाले और उसको मतलब सस्टेन करे, और साथ में आने वाले जनरेशन के लिए भी वो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हो। ठीक है, तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता है सतत पोषणीय विकास का प्रमुख तत्व है। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर दूं। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपका अप टू मार्क प्रिपरेशन नहीं है या पिछले 67वीं बीपीएससी के बाद आप 68वीं सेक्शन 9 बीपीएससी प्री क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो हमारा 27 अप्रैल से मात्र 1499 रुपये में एनसीईआरटी बैच, टारगेट बैच फॉर प्री एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है। फुल्ली डेडिकेटेड है 70 बीपीएससी प्री
एग्जामिनेशन को। इसमें 6ठी से 12वीं कक्षा तक की सभी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज कवर कराई जाएंगी थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स। बिहार स्पेशल फैक्चुअल एनालिसिस के साथ साथ एनालिटिकल अप्रोच जो बीपीएससी का प्रमुख ट्रेंड है आज के वर्तमान में, उसको कवर करते हुए इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स दोनों जो है क्लास के थ्रू आपको कवर कराए जाएंगे। वीडियो लेक्चर भी मिलेगा और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा माय डियर फ्रेंड, और दीज आर ऑल विल बी बेस्ड ऑन द न्यू ट्रेंड्स ऑफ बीपीएससी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, या आप कॉल करके हमसे जानकारी और लेना चाहते हो तो 97-170-58-805 इस नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? आप सबको पता होगा कि 1992 में रियो द जनेरो में वैश्विक समुदायों का एक संगठन बनाया गया था, मतलब संगोष्ठी हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसी का आउटकम्स है एजेंडा 21, जिसमें सतत पोषणीय विकास की बात करी गई थी, गरीबी हटाने की बात करी गई थी, दरिद्रता हटाने की बात करी गई थी, जो संसाधन क्षरण हो रहा है उससे कैसे, उसको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में बात करी जा रही थी। ठीक है, बात करी गई थी, तो ये आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है। और बीपीएससी आजकल क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया, एजेंडा 21 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन में विश्व नेताओं के द्वारा एक हस्ताक्षरित घोषणा है जो ब्राजील के रियो द जेनेरो में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक संधारणीय विकास को प्राप्त करना। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, क्वेश्चन जैसे हम अपने टेस्ट में पूछते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप क्वेश्चन के ट्रिक में, ट्रैप में फंस जाओ माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यह सार्वजनिक हितों, आपसी आवश्यकताओं, साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय क्षति, दारिद्र्य, रोग से निपटने का एक कार्य सूची है। ठीक है, तो इसके जितने भी आयाम हैं आपको मालूम होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। क्या होने चाहिए? मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से नहीं पूछ के एजेंडा 21 में शामिल है और क्या क्या शामिल है और क्या क्या नहीं शामिल है, ये पूछा जा सकता है माय डियर फ्रेंड। एजेंडा 21 का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाना है। डिसेंट्रलाइज रूप से जब छोटे छोटे लेवल पे ये इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा तो हम होलिस्टिक लेवल पे, देश के लेवल पे, राज्य के लेवल पे और वैश्विक लेवल पे हम एजेंडा 21 के जो भी उद्देश्य हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि मैं जो कुछ भी कन्वे कर रहा हूं आप तक आसानी से पहुंच रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा है कि गलत कथन को आइडेंटिफाई करना है। किसी राज्य में संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद वह पिछड़ा हो सकता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे जितने भी ईस्टर्न स्टेट की बात करो, हमारे देश की या अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करो, ग्लोबल साउथ में जो भी कंट्रीज आती हैं उनकी बात करो, तो आप देखोगे ये सब क्या हैं? संसाधन रिच हैं, और बावजूद इसके वे लोग उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं। जैसे बिहार, इसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी की संज्ञा दी जाती है, जो भी इस सिचुएशन को, कि आपके पास संसाधन और होते हुए भी आप उतने अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाए हो। ठीक है, तो इसे पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी भी बोला जाता है, संसाधन अभिशाप भी बोला जाता है इस सिचुएशन को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संसाधनों का विवेकहीन उपभोग सामाजिक समस्याएं पैदा कर सकता है, बिल्कुल सही है। विवेकहीन उपभोग का मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो? उसका उपभोग कर रहे हो या मिसयूज कर रहे हो। जैसे हम मान लीजिए गाड़ी धोते हैं, तो गाड़ी में जैसे आप जाइए नोएडा अथॉरिटी में, नोएडा के बहुत सारे ऐसे मतलब अथॉरिटीज हैं, उसमें इसके साथ साथ आप गुरुग्राम में चले जाइए तो वहां पे आपको गाड़ी धोना अलाउड नहीं है, रोड पे खड़ी करके गाड़ी नहीं धो सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी की किल्लत है, जो ग्राउंड लेवल का ग्राउंड वाटर है उसका स्तर जो है काफी निम्न हो गया है। तो क्यों? क्योंकि उसका मिसयूज हुआ है। आपने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब, या इसमें यूं कहिए हरियाणा और पंजाब, ये ऐसे स्टेट हैं, या हरित क्रांति का जो पहला चरण आया जिसके बदौलत इनको ढेर सारी सब्सिडी दी गई, बिजली सब्सिडी दी गई, बहुत सारी चीजें दी गई, सुविधाएं दी गई, और ये ग्राउंड लेवल के पानी को, ग्राउंड वाटर को क्या करते थे? नलकूप से निकालते थे और फसलों की सिंचाई करते थे। तो चूंकि बिजली की सब्सिडी इनको कम देनी, मतलब बहुत ज्यादा थी,
बिजली बिल इनको बहुत ही कम देना होता था। तो जहां जितने पानी की आवश्यकता है, कुछ मान लीजिए कि प्रति हेक्टेयर कुछ क्यूबिक मीटर की या 100 क्यूबिक मीटर मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, तो 100 क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है, तो लोग ये, या 100 लीटर मान लीजिए, 100 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो उसके जगह पे ये लोग नलकूप को 2 घंटे चला देते थे कि 200-300 लीटर पानी जो है वैसे निकल जाता था, ग्राउंड लेवल से क्या हो जाता था, निकल जाता था। तो क्या हुआ, उससे क्यों, इसके पीछे एक कारण ये था कि इनको ऐसे लगता था कि चलो हमें बिजली बिल ज़्यादा नहीं देनी है, तो बिजली बिल ज़्यादा नहीं देनी है तो चलो 1 घंटे की वजह पे 2 घंटे भी चल जाए तो कोई हानि नहीं है। और उससे होता क्या था, मान लीजिए धान के फसल को कुछ ही लीटर पानी की आवश्यकता है, 100 लीटर पानी की आवश्यकता है कुछ हेक्टेयर धान की फसल के लिए, तो ये क्या कर देते थे, वहाँ पे 200 लीटर या 300 लीटर पानी चला देते थे। उससे क्या होता था, जो भूजल स्तर है, भूजल का दोहन अति उच्च होता था। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो वाटर लॉगिंग की समस्या है हरियाणा और पंजाब में, यहाँ पे ज़्यादा होती है और सैलिनिटी बढ़ जाती है, भूमि की उपजाऊ क्षमता गिर जाती है। तो ये बात आपने समझा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी, कुछ लोगों को पानी मिल गया और कुछ लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो संसाधन का मिसयूज करने की वजह से ये सारे सिचुएशन हो रहे हैं, तो ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा करी गई। तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, हमारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी डी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं, बने रहिएगा। आपको लग रहा होगा क्वेश्चन की क्वालिटी, देखो आप कितना पढ़ते हो ना, इससे कोई मतलब नहीं है, कितना बढ़िया से समझ के पढ़ते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिव लर्निंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड आयोग संसाधन संरक्षण से संबंधित है। 1987 में इसको स्ट्रक्चर किया गया था, इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। और इसने संसाधन संरक्षण से संबंधित बहुत सारे चीजों के बारे में बात करी थी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ब्रंटलैंड आयोग 1987 में संसाधन संरक्षण से संबंधित है और इस रिपोर्ट के द्वारा सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की वकालत भी करी गई थी माय डियर फ्रेंड। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के नाम के पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई। मतलब एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया जिसका शीर्षक रखा गया आवर कॉमन फ्यूचर। 1987 में इसको ऑर्गेनाइज करा गया था, इसका गठन करा गया था ब्रंटलैंड आयोग का। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस हर एक एग्जाम में पूछता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती हैं डैश कहलाती है? इसे बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, नेट सोन एरिया। और एक साल में इस भूमि पे जितने बार भी फसल बोई जाती है, काटी जाती हैं, उस सबको जोड़ दिया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, ये सकल कृषित क्षेत्र मिलता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सब एनसीईआरटी के नेक्टार हैं, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे चीजें आपके समझ से बाहर ही रहेंगी। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को निवल या शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी सटीकता के साथ बनाने की कोशिश करी गई है, ठीक है, ताकि आपके प्रिपरेशन का मतलब फैक्चुअल जानकारियों का जायजा तो लिया ही जा सके और इसके साथ में आपको कितनी गहनात्मक जानकारी है किसी भी विषय वस्तु से संबंधित ये भी आपको पता चल सके माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब ध्यान में रखना, देखो टॉक्सिक मोटिवेशन से हमें क्या है, बचना है। व्हाट इज टॉक्सिक मोटिवेशन? टॉक्सिक आप देख रहे होगे, टॉक्सिक मोटिवेशन से आपको बचना है वाइल प्रिपरेशन, ठीक है। मैं अपने बच्चों को हमेशा ही बताता हूँ, बच्चे आते हैं तो कहते हैं सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मतलब हम उत्साहित नहीं महसूस कर रहे हैं। एक दो रील किसी का देखते हैं फलाने का ढिमकाने का तो मोटिवेट हो जाते हैं, फिर उसके बाद मोटिवेशन हमारा जो है निम्न स्तर पे पहुंच जाता है। तो देखिए ये लाजमी है, ये होता है, ह्यूमन नेचर है। बट मोटिवेशन, जो रियल मोटिवेशन आता है ना, वो आपके मेहनत के बदौलत आएगा। जब आप 4 महीने 5 महीने लग के बहुत ही कठोरता के साथ अनुशासनबद्ध होके प्रिपरेशन करोगे, अपने आप को तपाओगे, जलोगे, तब सोना बन के निखरोगे माय डियर फ्रेंड। खुद ब खुद आपको इनर कॉन्फिडेंस आ जाएगा,
कि अब हम ही राजा हैं, अहम ब्रह्मास्मि और बीपीएससी हमारे सामने कुछ नहीं है, और आप ऑब्वियस बीपीएससी का संधान कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो मेहनत करो शांत चित्त मन से, धीरता गंभीरता को अपनाते हुए, अनुशासनबद्ध तरीके से, तब जाके आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा और आप में इनर मोटिवेशन खुद आएगा, जिसे रियल मोटिवेशन कहते हैं। और आजकल रियल की दुनिया में कोई भी आपको मोटिवेशन करने, जिसका लाइफ में खुद कुछ भी जीरो अचीवमेंट है वो भी क्या करेगा, या जीरो नॉलेज है वो भी क्या करेगा, गूगल और एआई की सहायता से आपको मोटिवेशन वगैरह देने लगेगा, जो कि सरासर गलत है। और इस मोटिवेशन पे आप डिपेंड कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको गर्त में ये ले जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, ये ना टॉक्सिक के जैसे होता है, अफीम के जैसे, जब तक चाटोगे तब तक इसका नशा रहेगा और फिर उतर जाएगा तो फिर आपको खाने का और उसको पीने का मन करेगा। ठीक है, तो इनर मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो ऑर्गेनिक होता है। और किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मतलब कई मंथों की प्रक्रिया है, लगभग साल 1.5 साल की प्रक्रिया है, इसके लायक आपको बना सकती है। तभी जाके इस कंपटीशन में आप सस्टेन कर पाओगे और दिन रात मेहनत करते रहोगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। ऑब्वियस, यदि नॉर्थ स्टेट में देखो, बिहार में देखो, तो यहाँ पे लैंड एक्विजिशन जो है पार्टिकुलर किसी आदमी को बहुत ही कम मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आप पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, साउथ इंडिया में देखो, नॉर्थ ईस्ट में देखो, तो यहाँ पे जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र प्रतिशत होते हैं, जैसे मान लो अरुणाचल की बात करी जा रही है, तो अरुणाचल प्रदेश में हिली एरिया है, वहाँ पे मैदानी एरिया है ये नहीं है, तो जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है क्या बिहार के समतल भूमि के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्वियस, आपका ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। ये भी बिल्कुल सही है। 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी, उसमें देश में, राज्य में जो है 33% वन होना चाहिए। ये मिनिमम कैपिंग है। ठीक है, इसके साथ अगला हमारा स्टेटमेंट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण भूमि निम्नकरण के प्रमुख कारण हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही हैं। तो ये कह रहा है कौन सा सही है? देखिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल 2, ये तीनों सही हैं। उपरोक्त में से सभी यहाँ पे होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे माय डियर फ्रेंड, बने रहिएगा। अभी तक बने हुए हो तो मुझे पता है यू आर क्वाइट सीरियस फॉर योर 70 बीपीएससी अपकमिंग 70 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। अगला प्रश्न है, इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। इसमें एक प्रकार के कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। ये मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है। यह पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। उपरोक्त गद्यांश किस मृदा से संबंधित है? तो ये बात कैसे किसकी करी जा रही है? जलोढ़ मृदा की बात करी जा रही है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, मृदा जो है सॉइल स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी वाले सेक्शन से पूछा जा सकता है, साइंस वाले सेक्शन से भी ये पूछा जा सकता है। और एक कॉमन ऐसे एलिमेंट की जो पोषक तत्व हैं जिसकी आप कमी देखोगे लगभग हर एक मृदा में, भारतीय मृदा में, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी कॉमन पोषक तत्व है जिसकी कमी जो है भारतीय मृदा में पाई जाती है, हर एक प्रकार की भारतीय मृदा में पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी एराइज हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इनमें वायु मिश्रित हो जाता है। किसके बारे में बात करी जा रही है? थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे, 5वीं 6वीं कक्षा से ही इसके बारे में बात करनी शुरू हो जाती है क्लासेज में बच्चों से। तो ये किसके बारे में बात करी जा रही है? काली मृदा के बारे में बात करी जा रही है। काली मृदा जब सूखती है तो काफी कठोर हो जाती है, दरार पड़ जाता है। और इसका एक मतलब वो नहीं होता है पवन सिंह, ये ढेला कौन मरला सर, तो वो ढेला अगर उठा के किसी के सर पे मारो तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सर फोड़ सकता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ दरार पड़ जाते हैं, जब सूखता है तो चटक जाती है मिट्टियां और उसमें वायु का
मिश्रण हो जाता है, गहनता तक वायु चली जाती है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे ही इसमें पानी आता है, नमी धारण करने की इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। पानी आता है तो ये काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, और पानी एक बार जब इसमें पानी पड़ जाता है तब इसकी जुताई जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक सॉइल, इसे रेगूर मृदा भी बोलते हैं। कपास की खेती इस वाले एरिया में सबसे अधिक होती है। नीचे कमेंट करके बताओ कि भारत के किस क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में कपास की सबसे अधिक खेती होती है, और काली मृदा किन क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न है, डैश मृदा गहरी तथा अम्लीय होती है और यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्सालन का परिणाम है। आपके ऑप्शन जलोढ़, लैटराइट, काली और लाल मृदा। लैटराइट मृदा की बात करी जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये सब एनसीईआरटी का है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आपको पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। देखो लेटराइट मिट्टी की परत जो समृद्ध है आयरन ऑक्साइड और जोरदार ऑक्सीकरण और निछालन स्थितियों के तहत अपक्षय विभिन्न प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है। में लीचिंग होती है बहुत ही ज्यादा हर एक किसी भी चट्टान की, तब जाके ये लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनता है, जहां की जलवायु क्या होती है, आर्द्र होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, रेनिंग बहुत ज्यादा होती है। इसका पीएच मान 6 से कम होता है। दैट मीन्स 7 से कम वाले जितने भी पीएच मान वाले होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक माय डियर फ्रेंड, अम्लीय नेचर के होते हैं। तो ये 6.0 से भी कम है, दैट मीन्स ये हाईली एसिडिक होगा। केरल और तमिलनाडु में चाय, कॉफी उगाई जाती है इन मृदाओं पे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए भी अत्यधिक उपयुक्त होती हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं यहाँ से एनसीईआरटी से उठा के सीधे सीधे डाला हूं, तो आप एनसीईआरटी भी इसे पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है, रेवाइन भूमि मुख्यतः संबंधित है। आप सोचो, इसमें सोचने वाली भी बात नहीं है, सबको पता होगा, चंबल बेसिन से ऐसे खड का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। चंबल बेसिन, चंबल के डाकू मूवियों में देखे होंगे, धर्मेंद्र, जितेंद्र पहले आप देखे होंगे, शत्रुघ्न सिन्हा जी। ऐसे यहाँ पे हाई लैंड है, ये लो लैंड है, हाई लैंड है, लो लैंड है, हाई लैंड है, लो लैंड है। ये क्या होता है, मृदा इरोजन हुआ है और नालिकाओं का निर्माण हुआ है बारिश की पानियों से, और ये चंबल नदी में जाके ये मिलते हैं ये सब। यहाँ पे जब बारिश होती है तो ये क्या अपरदन की वजह से एकदम खाई बन जाती है। इसी में डाकू लोग छिपते थे, क्या होते थे, डाकू लोग छिपते थे और पुलिस उनको ढूंढती रह जाती थी। और आपके अपने जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी ने चंबल के डाकुओं का क्या कराया था, समर्पण करवाया था बहुत सारे चंबल के डाकुओं का माय डियर फ्रेंड, आत्मसमर्पण, ठीक है, समर्पण नहीं, आत्मसमर्पण, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 73 में करी गई थी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था, और देखा गया कि बाघों की जनसंख्या जो है काफ़ी गिर रही है, तो इनको बचाने के लिए 1973 में बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघों की लगातार घटती आबादी को बचाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1973 में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसे लॉन्च करा गया था। क्वेश्चन यहाँ से भी एराइज हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सरकार ने वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए 1972 में क्या करा था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अवर्गीकृत वन, ठीक है, नॉन क्लासिफाइड वन किसे बोलते हैं, ठीक है। जिन वनों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, बिल्कुल गलत, ठीक है। वैसे वन जो समुदायों द्वारा संरक्षित हैं, ये भी गलत है। वे वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत वनों की संज्ञा दी जाती है, उनको अवर्गीकृत वन बोला जाता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जल जीवन मिशन के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब गलत है। जागरूकता के साथ देखिएगा, ये नहीं कि बेड पे लेट गया और ऐसे देख रहे हैं भरपेट खाना खा के, ठीक है, तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। यदि हैप्पी मूड में है तो ऑब्वियस चलेगा, मतलब जो मनुष्य
मनुष्य है उसकी इच्छा शक्ति के आगे सब कुछ नतमस्तक है। बट ये आप ध्यान में रखना कि जल जीवन मिशन के बारे में सही नहीं है, डेट मीन्स गलत कौन सा स्टेटमेंट है इसको आइडेंटिफाई करना है। इससे संबंधित मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है, ये बिल्कुल सही है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर की सेवा स्तर पर आरओ वाटर की आपूर्ति करना भी शामिल था। अच्छा, इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए। चलिए, तो यदि इन 3 ऑप्शनों में देखा जाए तो ये डी वाला क्या है, सी वाला क्या है, सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आरओ वाटर नहीं, ये सामान्य पेयजल है, सामान्य पेयजल है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आरओ वाटर की बात नहीं की गई है, इसमें पीने योग्य पानी की बात करी गई है, साफ पानी की बात करी गई है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, जहां भूमि पर जनसंख्या दबाव अधिक होता है वहां किस प्रकार की खेती की जाती है? तो गहन जीविका कृषि की जाती है। जनसंख्या मतलब बिहार में क्या करी जा रही है, गहन जीविका कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोता आकार कम है, हर एक आदमी कुछ ही कट्ठा या कुछ एकड़ भूमि का मालिक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जनसंख्या का, जहाँ पे यहाँ पे लगभग 72% जनसंख्या बिहार का क्या है, कृषि और कृषि से एफिलिएटेड सेक्टरों में कार्यरत है। तो यहाँ पे गहन जीविका कृषि की जाती है माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मोटे अनाजों के बारे में सही नहीं है? मोटे अनाज, मिलेट्स आजकल प्रचलित हैं, डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड करे जा रहे हैं, सरकार इनको फिर से यूज में लाने के लिए मिलेट्स का उपयोग और उपभोग जो है हमारी संस्कृति का पहले हिस्सा हुआ करता था। अब जब से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मार्केट में बोलबाला हुआ है तो कंपनियों के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है, तो क्या हो गया, हम लोग रिफाइन खाने के तरफ ज़्यादा चलने लगे। रिफाइन शुगर, रिफाइन सॉल्ट, रिफाइन आपको एक तरीके से कहिए तो चावल, वाइट चावल सब रिफाइन ही होते हैं। अब ब्राउन राइस पहले जो हार्लर के द्वारा कुटाया जाता था, केवल चावल के ऊपर का एक छिलका हटा दिया जाता था, अब उसको बार बार कई सारे लेयर उसके हटा दिए जाते हैं और केवल स्टार्च बचा रहता है चावल का। तो जितने भी वाइट राइस हैं क्या हैं, वो नॉन न्यूट्रिशियस हैं, वो मतलब वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता आपको। तो इसलिए मोटे अनाजों के प्रचलन की बात करी जा रही है ताकि समाज में क्या व्याप्त हो, पोषण व्याप्त हो, सबको पोषक मिले, पोषक तत्वों की मात्रा में कमी नहीं हो। इसमें तो हम मोटे अनाजों के बारे में बात करते हैं, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, बिल्कुल सही है। इसके उत्पादन के लिए पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज है, ये भी बहुत सही है, मतलब बिल्कुल सही है। इनकी खेती में यूरिया और दूसरे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है माय डियर फ्रेंड। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। गलत को फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है ना, सही नहीं है का मतलब गलत है, तो उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है। तो राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन दालों के बारे में गलत है माय डियर फ्रेंड? ध्यान में रखिएगा, दालों के बारे में, पल्सेज के बारे में बात करी जा रही है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है, ये भी बहुत ही सही है, मतलब बहुत 100% सही है, बहुत सही है का मतलब 100%। देखो अब आप कह रहे होगे कि सबसे बड़ा उत्पादक है सर, तो ये उत्पादक तथा उपभोक्ता है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे हम सारा दाल खा जाते हैं और जितनी जनसंख्या है उसके लिए मतलब बहुत ही पूर्णता से दालों की उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं दालों का, निर्यात आयात भी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आयात भी करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ध्यान में रखना, सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता होने के बावजूद भी हम आयात करते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो गलत है, ये तो सही है ना। बी, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। सभी दलहन पौधे वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। देखो सारे यहाँ पे लिखा गया है ना, सभी दलहन पौधे की बात करी जा रही है, तो सभी दलहन पौधे नाइट्रोजन लेकर भूमि के, वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को नहीं बनाते हैं। जो आपका अरहर होता है ना, तूर की दाल, इसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने की पावर नहीं होती है, लेकिन वो भी क्या है, एक दलहनी पौधा है। तो सभी दलहन पौधे, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं, ये बिल्कुल सही है। तो जो गलत स्टेटमेंट है, सी विल बी द रॉन्ग ऑप्शन माय डियर फ्रेंड। तो राइट आंसर विल बी वो
क्या होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न गद्यांश की मदद से हमें फसल को पहचानना है। यह एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है, इसके लिए जरूरी वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत इसके उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसके उत्पादक क्षेत्र यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब आदि हैं। देखिए, यदि आपको मतलब कौन सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, उत्पादकता किस देश की सबसे अधिक है, यदि ये आपने पढ़ा होगा तो भारत इसके उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पे है। और वो ये किसकी बात कर रहा है, गन्ने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर विल बी सी, गन्ने की फसल की बात करी जा रही है। और ये सब इसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, इन्हीं ज्योग्राफिकल कंडीशन में गन्ने की खेती होती है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त दशाओं में शामिल है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, बिल्कुल सही है। वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें, ये भी सही है। पानी जमाव वाली समतल भूमि, ये बिल्कुल गलत है। पानी जमाव तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ये पौधा क्या हो जाएगा, गल जाएगा। इसीलिए आप देखो स्लोप लैंड पे इसकी खेती की जाती है, हिली एरियाज पे, जहां स्लोप कुछ हो 30 डिग्री 45 डिग्री, इस वाले एरिया पे क्या करी जाती है, चाय की खेती की जाती है, टी की बगानी की जाती है। तो राइट आंसर विल बी 1, 2 और 3 डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये चाय की खेती के लिए उपयुक्त दशाएं हैं जो मैंने आपको बता दिया। निम्न में से कौन सा खनिज दंत मंजन को चमक प्रदान करने के लिए उपयोग में किया जाता है माय डियर फ्रेंड। और देखो, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, ज्योग्राफी वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया गया है, बट इट्स आल्सो अटैच विद साइंस, एफिलिएटेड विद साइंस। तो ये साइंस का भी प्रश्न आपका बन सकता है। और आपको लगेगा अरे भैया पूरा साइंस वो पढ़ लिए, इसके बारे में कहीं मिला ही नहीं है, लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन ये कहाँ मिल रहा है आपको, ज्योग्राफी वाले चैप्टर में। तो दंतमंजन में चमक प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अबरख का उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। किसका उपयोग किया जाता है, अबरख का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फॉस्फेट खनिज दांतों की स्वच्छता में मदद करते हैं। ठीक है, फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है। टूथब्रश और पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। तो बहुत ही बढ़िया इसमें तथ्यों का समावेशन करा गया है, इसे ध्यान में रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका नोट्स में आप अपने किसी नोट्स में कॉर्नर पे मेंशन कर लेना, यहाँ से प्रश्न एराइज हो सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत खनिज है तथा इसे औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर विल बी डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आयरन ओर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, औद्योगिक विकास की रीढ़ बोला जाता है, लौह अयस्क को। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी आपका लौह अयस्क। ठीक है, लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। यह एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ भी है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाने वाली दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो क्लास 10th 11th और 12 ये ज्योग्राफी, मतलब इन तीनों क्लास की ज्योग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट है, यदि आप पढ़ लो तो क्लास 10th के ज्योग्राफी का यदि सारे चैप्टर आप पढ़ लो लाइन बाय लाइन, तो मेंस के बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्या हो जाएंगे, यहीं से तैयार हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। और देखो हाँ, हमारा मेंस का भी क्लास चल रहा है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो 97 170 58 805 इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के इसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हो तो 9,999 रुपये इसका मात्र दाम है, मूल्य है, और 6,000 रुपया 5,999 रुपया इसका ऑनलाइन प्राइस है, जिसमें पूरा जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड पेपर, एसए, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सारी चीजें कराई जाएंगी। तो जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अयस्क का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और वो पेंट बनाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है टाइटेनियम, तांबा, मैग्नीज और सीसा। द राइट आंसर विल बी सी,
तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की बालाघाट खद्यानें निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट की खद्यानें तांबे के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट है और मेनी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे यूपीएससी की बात करो, बीपीएससी की बात करो, यूपीपीएससी की बात करो, ठीक है, जेपीएससी की बात करो और एमपीपीएससी की बात करो, सब में ये प्रश्न क्या हुआ, पूछा जा चुका है। तो यहाँ भी हमेशा इसके रिपीटेशन के संभावनाएं रहती हैं, तो आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अयस्क के पास सर्वोच्च पैरा वैद्युत शक्ति उपलब्ध है? तो आपका सही उत्तर होगा अब्रक, डी। द राइट आंसर विल बी डी। आप नीचे कमेंट करके बताओ पैरा वैद्युत शक्ति किसे बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। भारत एक उपोष्ण कटिबंधीय देश है और यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। पहला ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो जो ये ये जो वाक्य है ना, इस वाक्य का कंट्राडिक्टरी है, यहाँ पे पैराडॉक्स आपको देखने को मिल रहा है माय डियर फ्रेंड। भारत एक उपोष्ण कटिबंधीय देश नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय देश है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है जिससे यहाँ पे सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। जैसे देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन की विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है, बिल्कुल सही है। केरल में मिलने वाले मोनाजाइट रेत में थोरियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस पार्टिकुलर लाइन से भी क्वाइट इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आपका एमसीक्यू और एक नया क्रिएट किया जा सकता है। यूरेनियम और थोरियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। इस्पात के उत्पादन और खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र देश में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा डी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसका पर्याय है? बिग बैंग थियरी का पर्याय है। नीचे कमेंट करके बताओ कि बिग बैंग थियरी किसके द्वारा प्रतिपादित करी गई थी। आप नीचे जरूर कमेंट करना, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उपस्थिति संबंधी सर्वांत जो सिद्धांत है, सब लोगों के द्वारा जो एक्सेप्ट किया गया है वह विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी इसे कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज लेमैत्रे थे। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि अभी तक बने हुए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन होता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। शुद्ध ग्रहों की पट्टिका कहाँ पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका रिपीटेशन भी बहुत होता है। इस पार्टिकुलर प्रश्न का कई बार पूछा जा चुका है, चाहे बीपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस या विभिन्न स्टेट पीसीएस की बात करें, या वनडे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द बिग स्प्लैट संबंधित है माय डियर फ्रेंड। द बिग स्प्लैट किससे संबंधित है? चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के एक विखंडन से ही हुई है। ठीक है, इसे बिग स्प्लैट की परिघटना माना जाता है। निम्न में से गलत कथन की पहचान करना है। भूगर्भ की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आदि हैं, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल में गहराई के साथ तापमान और दबाव में वृद्धि होती है, ये भी बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है, ये वाला बिल्कुल ही गलत है। प्रारंभिक भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ये भी सही है। देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, ये यहाँ पे आपका जो विषुवत रेखा है यहाँ पे सबसे कम होता है, ठीक है, और यहाँ पे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइड के फॉर्म में है, जैसे नारंगी के आकार का, तो यहाँ पे धसाव रहता है ना, सेंटर से इसकी दूरी जो है कम रहती है सबसे यहीं पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है ध्रुवों पे, न कि विषुवत रेखा पे, मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको पैकिंग पर कुछ विवरण दिए हुए मिलते हैं जिसमें शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? देखो, प्रयुक्त
सामग्री इसमें शामिल होती है, कीमत भी शामिल होता है, बैच संख्या शामिल होता है, उत्पादन की तारीख शामिल होती है, समाप्ति की तिथि भी शामिल होती है, निर्माता का पता भी शामिल होता है। तो उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी, उपरोक्त सभी शामिल होते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो यही था, 32 प्रश्नों में हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th को कवर करा, और ये सारा जो 32 के 32 प्रश्न हैं ये नेक्टार हैं। आई होप कि हमारा प्रेजेंटेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न के बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशन का जायजा लेते रहिएगा। देखो, पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको एनालिटिकल और फैक्चुअल एनालिसिस के साथ टॉपिक को संग्रहण करना अपने दिमाग में, ये तो बहुत ही आवश्यक है। बट जो करंट सिनारियो है ना, बीपीएससी का जो करंट डिमांड है, इसको फुलफिल करना भी अत्यंत ही आवश्यक है। और वो कैसे फुलफिल होगा? जब किसी भी टॉपिक को आप तथ्यात्मक और एनालिटिकल दोनों नजरिए से समझने की और पढ़ने की कोशिश करोगे तब। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।